संगच्छध्वं संवदत्वं संगच्छध्वं संवदत्वं संभो मनसि जानतां संभो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम नमस्कार मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और निरंतर योग को अपनाते रहें। योग के माध्यम से हम अपने इम्यूनिटी पावर को स्वस्थ, दुरुस्त, तंदुरुस्त रख सकते हैं और किसी भी प्रकार की बीमारी से हम बच सकते हैं। आज 21 जून 2020 हमारा छठा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से 2015 से योग दिवस की शुरुआत हुई और आज हम लोग इसकी छठवीं बार इसको मनाने जा रहे हैं और बहुत ही भव्यता से। और इस बार का जो योगाभ्यास है पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप लोगों को घर पे बैठ के करना है, घर पे सुरक्षित रहना है और कोरोना की महामारी में घर पे रह के देश का सहयोग करना है, राष्ट्र सेवा करनी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आज हम लोग भारत सरकार आयुष मंत्रालय की तरफ से जो योगा प्रोटोकॉल बताया गया है, एक योगा की पूरी लिस्ट बताई गई है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके आसन, प्राणायाम, ध्यान के बारे में चर्चा करेंगे और साथ साथ उसके होने वाले फायदों को सीखेंगे। विभिन्न प्रकार के आसन हम आपको करके दिखाएंगे, आपको देखना है और देख कर आपको करते जाना है। चलिए, सबसे पहले हम लोग खड़े होते हैं, खड़े होने वाले आसन करते हैं। हम लोग खड़े होकर करने वाले आसनों में सबसे पहले करेंगे ग्रीवा संचालन आसन, यानी कि अपने गर्दन की एक्सरसाइज। पैरों में थोड़ा सा फासला करने के बाद अपने हाथों को कमर पे रख के अपनी गर्दन को सांस भरते हुए पीछे ले जाना है, सांस छोड़ते हुए हमको आगे लाना है। देखते जाइए किस तरह से करेंगे हम लोग। सांस भरते हुए धीमे धीमे पीछे गर्दन को ले जाना है और सांस को छोड़ते हुए आगे लाना है। 2 से 3 बार हम ये अभ्यास करेंगे। इसके बाद दूसरा हमारा इसका चरण है लेफ्ट टू राइट। सबसे पहले इसको हम लोग दाईं ओर मूव करेंगे गर्दन को, फिर बाईं ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, और ये हम लोगों को धीमे धीमे करना है। इस तरह से आप लोग निरंतर अभ्यास करने के बाद आपकी गर्दन में किसी भी प्रकार की जकड़न नहीं रहेगी। और याद रहे कि इसको तेज़ी से नहीं करना है, धीमे धीमे करना है और आराम से करना है। गर्दन, यदि किसी को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो इसको ना करें। अब इसका तीसरा चरण है कि हम इसको दाईं ओर ले जाएंगे और बाईं ओर। इस तरीके से धीमे धीमे हमको गर्दन को मूव कराना है। अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट ले जा रहे थे, अब हम अपनी गर्दन को दाईं ओर और बाईं ओर झुका रहे हैं। ये अंतर समझिए, पहले मूव कर रहे थे, अब उसको ही लेफ्ट टू राइट झुका रहे हैं। चौथा इसका जो स्टेप है वो है इस गर्दन को मूव कराना, पूरी घुमाना, गोल गोल, धीमे धीमे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक। इस प्रकार से हमारा ये ग्रीवा संचालन आसन पूर्ण हुआ। अब इसके बाद हमारा दूसरा आसन आता है स्कंद आसन। स्कंद आसन मतलब हमारी कंधों की एक्सरसाइज। कंधों की एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले हम लोग हाथों को ऊपर करते हैं और हाथों को ऊपर खींचने के बाद सामान्य अवस्था में खड़े हो जाना, ज़्यादा पैरों को फैलाना नहीं है। सामान्य अवस्था में खड़े होकर हाथों को ऊपर करके इस तरह से ये रखा
और आपको ये करना है, ये देखिए इस तरह से हाथों के लिए, पूरे कंधों के लिए पूरी एक्सरसाइज। ये आप लोग गौर कीजिए, आगे हमारी कोहनी मिल रही है और पीछे हमारे हैंड मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको करना है। अब क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज। पहले हाथ फिर कोहनी, पहले हाथ फिर कोहनी, पहले हाथ फिर कोहनी। इस तरह से आपको ये करना है, ठीक है। दो आसन हमारी कंप्लीट हुए, ग्रीवा संचालन आसन और स्कंद आसन। अगले नंबर पे आपका आता है कटी चक्र, कटी संचालन, कटी चक्रासन भी बोल सकते हैं इसे, और कटी संचालन भी। कटी संचालन में आपको पैरों को सामान रखकर दोनों हाथ फैला लेंगे। दाएं हाथ का कंधा, दाएं हाथ हमारा बाएं हाथ के कंधे पर आए। ये गौर कीजिएगा कि जब हम लेफ़्ट साइड की ओर मूव कर रहे हैं तो दायां हाथ बाएं कंधे पर, और जब हम दाईं ओर जाएंगे तो हमारा बायां हाथ दाएं कंधे पर होना चाहिए। ये देखिए, इसके कई फायदे हैं। आपकी शरीर की जकड़न दूर होती है, मांसपेशियाँ दुरुस्त होती हैं। इसको प्रतिदिन अभ्यास में करना है। इसके बाद अपना तीसरा आसन हो गया है, इसके बाद करना है चौथा, घुटना संचालन आसन। ये देखिए, इसको दो तरीके से हम लोग करेंगे। सबसे पहले सामान्य खड़े होकर पैरों को सीधा करके हाथों को सामने की ओर लाकर मुट्ठी बंद करते हुए झुकना है। यथासंभव झुकने के बाद फिर वापस, फिर से इसी का भाग 2 है। घुटनों पे हाथ रख के आपको, घुटनों के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। घुटने से मजबूत रहते हैं और किसी भी प्रकार का कोई विकार नहीं आता। अगला आसन है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन के लिए करना किस तरह से हम लोगों को, ताड़ासन में सबसे पहले हाथों को ऊपर ले जाना है। हाथों को लॉक करके ऊपर की ओर शरीर को हमें खींचना है। पंजे केवल खड़े होकर उंगलियों, पैरों की उंगलियों पर हमको ऊपर की ओर खींचना है शरीर को। इस तरह से देखिए, एड़ियाँ हवा में होनी चाहिए, उंगलियों के बल शरीर को पूरा खड़ा कर देना है। श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए वापस। जब हम ऊपर खींचेंगे तो श्वास को भरेंगे, वापस श्वास छोड़ते हुए वापस। ये ताड़ासन करने से बच्चों की लंबाई में काफ़ी अंतर आता है, लंबाई बढ़ने लगती है। बहुत ही अच्छा आसन है, करना चाहिए सभी को। लंबाई बढ़ने के लिए बहुत अच्छा आसन है। अगला आसन आता है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन जो है हमारे शरीर को संतुलन प्रदान करता है, स्थिरता आती है इससे। देखिए किस प्रकार से करते हैं हम। एक पैर से इसमें खड़ा होना है, अपना बाएं पैर पर खड़े होकर दायां पैर आपको घुटने के ऊपर लगा देना है, इस तरीके से। यथासंभव जितना हो सके 50 सेकेंड 1 मिनट तक इस आसन को आपको करना है। अब दूसरे पैर से करते हैं। आप इसे प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो एक पैर पर खड़ा होना आसानी से आ जाएगा और इससे काफ़ी बैलेंस भी बनता है शरीर का। इसके बाद हमारा अगला जो आसन है वो अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में हमको सीधे खड़े होकर अपने पीछे हाथ रखकर कमर पर पीछे की ओर झुकना है। श्वास लेते हुए पीछे की ओर झुकना है, जिससे हमारी रीढ़ की हड्डी, मेरुदंड में लचीलापन रहे, फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। इस ओर से भी दिखाते हैं आपको, इस तरह से करना है। यहाँ पर हाथ रखते पीछे की ओर धीमे धीमे मूव करना है, धीमे धीमे। प्रतिदिन इसका अभ्यास करें 4 से 5 बार।
रीढ़ की हड्डी काफ़ी आपकी मजबूत होगी और फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। चौथा जो महत्वपूर्ण एक आसन है आपका त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में आपको दोनों पैरों में करीब 2.5 से 3 फुट का फासला करना है और पैरों की स्थिति को समझना है। इसमें दाईं ओर के पैर को हम दाईं ओर की ओर करेंगे। देखिए दोनों पैर पहले सीधे हैं और उसके बाद फिर दाईं ओर मूव कराएंगे। दाईं ओर मूव कराने के बाद दाएं हाथ को हम दाएं पैर के एड़ी के पास जाके रखेंगे इस तरीके से। देख रहे हैं आप लोग, इस अवस्था में आपको कुछ देर रुकना है यथाशक्ति। उसके बाद वापस अब ये पैर सीधा और बायां पैर हमारे बाईं ओर, इसको अब ले जाएंगे इस अभ्यास को आपको प्रतिदिन करना है। फैट के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है, वजन कम करता है और ये फैट को भी कम करता है। अब ये अगला आसन आता है हमारे जो खड़े होने वाले आसनों में है पाद हस्तासन। पेट के लिए बहुत ही अच्छा है। पेट की चर्बी बढ़ गई हो, ये आप प्रतिदिन कीजिए, आपका पेट कम होने लगे। करना कैसे हम आपको बताते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, पीछे की ओर खींचना है और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। देखिए बहुत ही आसान है ये। पैर हमारे बिल्कुल सीधे रहें, स्पर्श रहें दोनों, और घुटने नहीं मुड़ने चाहिए, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। सांस भरते हुए हाथ पीछे की ओर और सांस छोड़ते हुए आगे की ओर। अगर शुरुआत में आप ज़्यादा नहीं झुक पा रहे, इतने ही झुक पा रहे हैं, तो आप प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो इस तरीके से आप आसानी से रखने लगेंगे। ये है अभ्यास का क्रम। आप प्रतिदिन इसका अभ्यास कीजिए। देखिए फिर इसे जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। 10 से 15 बार इसे आसानी से किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे ये खड़े होने वाले आसन कंप्लीट हुए। अब हम आपको बैठने वाले कुछ महत्वपूर्ण आसन बताते हैं। देखिए अब हम लोग करते हैं बैठने वाले महत्वपूर्ण आसन। ये बैठने वाले आसनों में सबसे पहले आपका आसन आता है भद्रासन। हम आपको वही आसन करा रहे हैं जो आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड द्वारा जो सुनिश्चित किए गए हैं कि आज के दिन हमको यही आसन करने हैं। इसके अलावा और भी बहुत से आसन हैं जिनको किया जाता है, लेकिन आज के दिन हम लोग सरकारी प्रोटोकॉल को पालन करेंगे। इसके बाद जो प्रतिदिन हमारी कक्षाएं चलती हैं उसमें हम बहुत से और अन्य आसन प्राणायामों को भी शामिल करते हैं। चलिए सबसे पहला आसन जो है हमारा भद्रासन। भद्रासन में आपको पैरों को बिल्कुल सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके इस तरीके से बैठ जाना है। ये देखिए हाथ एकदम सीधे और दृष्टि बिल्कुल सामने। इस तरीके से आपको करने से आपकी जंघाएं मजबूत होती हैं, हाथ मजबूत होते हैं और रीढ़ की हड्डी एकदम स्वस्थ रहती है और मजबूत बनती है। इस अवस्था में आप प्रतिदिन 1 से 2 मिनट अवश्य करें। इसको कहते हैं भद्रासन। इसी क्रम में अब हमारा दूसरा आसन है वज्रासन। शरीर को वज्र की तरह बना देना। इसमें करना क्या है आपको, बहुत ही आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें आपको प्रतिदिन जैसा कि हम आपको बता रखे ये है वज्रासन। इस अवस्था में बैठकर आपको रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रखनी है, मेरुदंड अपना सीधा रखना है और दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं और सामने इस अवस्था में सीधे बैठना है ऐसे। ये देखिए इस तरफ से भी हम आपको दिखाते हैं कि आपको किस तरह से करना है। ये देखिए, ये गौर कीजिएगा कि पीछे हमारे दोनों अंगूठे स्पर्श होने चाहिए और इस अवस्था में हो सीधे एकदम। इसके हम आपको फायदे बताते हैं। ये आसन जो है आपके पैरों की पिंडलियों को मजबूत बनाता है, पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। सबसे अच्छा इसका जो लाभ है पाचन क्रिया को दुरुस्त रखना।
खाना खाने के बाद सुबह खाना खाएं, शाम को खाना खाएं, खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट इस अवस्था में ज़रूर बैठें। ये आसन ज़रूर लगाएं। खाना जल्दी हजम हो जाएगा, पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी और आप स्वस्थ रहेंगे। दूसरे आसन की बात अब हम लोग बात कर लेते हैं अर्ध उष्ट्रासन। अर्ध उष्ट्रासन में देखिए, उष्ट्र मतलब ऊँट की तरह हमको आकृति बनाना है। इस अवस्था में हम लोग आ जाएंगे, घुटनों के बल यानी खड़े होकर कमर पे हाथ रखकर पीछे की ओर झुकना है। पीछे की ओर हमको झुकना है, यथाशक्ति झुकेंगे पीछे और वापस सांस लेते हुए पीछे की ओर झुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस। 4 से 5 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसके ही बाद होता है अगला हमारा ये अर्धउष्ट्रासन, अगला है उष्ट्रासन। ऊँट की तरह आकृति बना लेना। इसी अवस्था में खड़े रहते हुए हाथ को पीछे ले जाकर पंजों पर रख देना है। ये देखिए आप इस तरीके से। ये हो गई आपकी उष्ट्रासन की पूर्ण अवस्था। प्रतिदिन अभ्यास करने से कमर आपकी, रीढ़ की हड्डी आपकी, मेरुदंड एकदम स्वस्थ रहेगा और मजबूत और फ्लेक्सिबल रहेगा। कई प्रकार के रोगों से आप बच सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपको ये आसन करना है। अगला महत्वपूर्ण आसन हम आपको बताने जा रहे हैं शशकासन। शशकासन में देखिए क्या करना है, दोनों आपको वज्रासन में ही बैठकर थोड़े पैरों को खोल लेना है। पैरों को खोलने के बाद हमको आगे की ओर झुकना है पूरा। अपने हाथों को खींचते हुए बाहर की ओर ले जाना है। देखिए हाथों को पहले ऊपर लेकर सांस भरी, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको कहते हैं शशकासन। इस अवस्था में आपको 10 से 15 सेकंड रुककर फिर वापस। हृदय से संबंधित विकारों के लिए बहुत ही लाभकारी है और इसको हम लोगों को प्रतिदिन करना है। अगला आता है उत्तान पादासन, उत्तान मंडूकासन। वो तो बाद में आएगा, पहले आता है उत्तान मंडूकासन। पैरों में फासला देकर बैठना हमको किस अवस्था में है, वज्रासन में है। इसके बाद पैरों में फासला देखिए, हमको दायां हाथ बाएं कंधे पर और बायां हाथ दाएं कंधे पर इस अवस्था में रखना है और सामने दृष्टि रखनी है, कमर को एकदम सीधा रखना है। ये आपका मंडूकासन का ही एक भाग है, उत्तान मंडूकासन। कुछ सेकंड रुकने के बाद इसमें वापस। ये आसन हम लोगों को प्रतिदिन करनी है। एक और आसन बचा हुआ है जो बैठने वाले आसनों में हमारा महत्वपूर्ण आसन है, वक्रासन। वक्रासन को देखिए किस प्रकार से करते हैं हम लोग। इसको हम मरीच्यासन भी कहते हैं। पैरों को सामने फैला लीजिए। पैरों को फैलाने के बाद अपने दाएं पैर को मोड़िए घुटने के बराबर, बाएं घुटने के बराबर दाएं पैर को मोड़ लीजिए। इसके बाद हाथ ले जाएंगे घुमाते हुए, दाएं हाथ दाएं पैर के होते हुए बाएं पैर के घुटने पर और दृष्टि पीछे की ओर रखना है। शरीर को पूरा मोड़ देना है। इस प्रकार से ये हमारे पथरी रोग के लिए बहुत ही लाभकारी है। अगर कहीं पथरी है पेट में तो वह धीमे धीमे टूटने लगती है, घुलने लगती है। दूसरे पैर से करेंगे यही क्रिया। इस तरह से। और आप लोग देखिए दायां पैर हमने मोड़ा, दायां पैर मोड़ने के बाद बायां हाथ उठाया। ये गौर कीजिएगा कि दायां पैर मोड़ेंगे तो बायां हाथ उठाएंगे और राउंड करते हुए बाएं पैर के घुटने पर ही रखेंगे और पीछे की ओर देखेंगे। इस तरीके से बहुत ही अच्छा आसन है। शरीर इससे पूरा मुड़ जाता है और काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी आती है। ये देखिए एक एक अंग इसका टाइट हो जाता है। हाँ तो मित्रों, हम लोग अब पेट के बल लेटकर करने वाले आसन करेंगे और जो महत्वपूर्ण आसन बताए गए हैं। देखिए सबसे पहले हमको पेट के बल लेट जाना है। पेट के बल लेटकर ये देखिए पेट के बल लेट गए हम और पहला आसन करने जा रहे हैं मकरासन।
मकरासन की कुछ स्त्रियाँ हैं, उसको आप देखिए कि दायां हाथ बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, इस अवस्था में गर्दन को या तो लेफ्ट या तो राइट एक स्थिति में रखकर पैरों के पंजों को हमको फैला लेना है। ये देखिए इस तरह से पैरों पे गौर कीजिएगा तो पैर हमारे फैले हुए हैं और लेफ्ट टू लेफ्ट और राइट टू राइट, यानी कि जो दायां पैर है दाईं ओर, बायां पैर है बाईं ओर, पीछे की ओर नहीं ले जाएंगे। इस तरह से हम ये मकरासन को आसानी से कर सकते हैं। इसी का दूसरा भाग आ जाता है, इस तरह से रखकर हमको अपने दोनों पैरों को करना है, एक एक करके दोनों पैरों को मोड़ना है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, दर्द, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। इसके साथ ही हम दूसरा आसन करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन में दोनों हाथ सीने के बराबर रख के सांस को भरते हुए पहले करेंगे अर्ध भुजंगासन। सांस को भरते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे, नाभि तक उठेंगे, वापस। इस आसन को करने से कमर में किसी भी प्रकार का दर्द हो बहुत जल्दी आराम मिलता है और पेट संबंधी कम करने के लिए, अपना बेली फैट कम करने के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी है। वापस इसकी दूसरी स्थिति है पूर्ण भुजंगासन। बायां हाथ नीचे दायां हाथ ऊपर, सांस भरते हुए पूरे हाथ खोल देंगे, इस स्थिति में हमको कुछ सेकंड रुकने के बाद पुनः वापस। देखा आपने किस तरह से किया जाता है। अगला आसन हमारा आता है शलभासन। शलभासन में दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, पैर एकदम सीधे, कहीं मुड़े नहीं होने चाहिए। फिर दाएं पैर को उठाएंगे ऊपर की ओर। ये देखिए आपको इस तरह से करना है, उठने से पैर को मुड़ना नहीं है और सीधा रखना है, जैसा स्थिति रुके जितना संभव हो सके, और वापस। इसको 4 से 8 बार आप लोग कर सकते हैं। आज तो योग दिवस है तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी से जल्दी जल्दी कराना है। वैसे जब प्रतिदिन हमारी योग की कक्षा चलती है उसमें सभी आसनों को और ही धीमे धीमे 1 से 1.5 घंटे में पूरा कराया जाता है। आज आप लोग देखिए और योग के प्रति उत्सुक बनिए। एक बार उत्सुकता जग गई तो आप योग को अपने जीवन का हिस्सा बना देंगे। पेट के बल अब आता है हमारा पीठ के बल करने वाले आसन। देखिए पीठ के बल किस प्रकार से करते हैं हम। इसमें पहला आसन आता है हमारा सेतुबंध आसन। सेतुबंध आसन में पैरों को मोड़ लेंगे। सबसे पहले पैरों को सीधे फैलाएंगे, उसके बाद पैरों को फोल्ड कर लेंगे। पैरों को फोल्ड करने के बाद अपने हाथों से एड़ियों को पकड़ लेंगे और सांस भरते हुए ऊपर की ओर हमको अपनी कमर को उठाना है और नाभि को देखना है जितना जैसा संभव हो सके। ये देखिए कमर को जितना हो सके उतना ऊपर खींचिए। ये आसन के बाद अब हम दूसरा आसन करेंगे उत्तान पाद आसन, जो आपने अभी पहले बताया था मंडूक आसन के समय। अब ये उत्तान पाद आसन, दोनों पैरों को सीधे करके हाथों को पैरों के बगल में रख के दाएं पैर को 30 डिग्री तक उठाएंगे। थोड़ा रुकने के बाद फिर नीचे, फिर बाएं पैर को 30 डिग्री तक उठाएंगे। इस तरीके से हम दोनों को 7 से 8 बार करेंगे और उसके बाद फिर दोनों पैरों को उठाएंगे एक साथ 30 डिग्री तक। 30 डिग्री तक उठाने पर आपके पेट पर काफ़ी लोड पड़ेगा और आपको पेट धीमे धीमे कम होने लगेगा, चर्बी कम होने लगेगी। इसे आप करके देखिएगा, आपको खुद महसूस होगा कि इससे हमारे पेट पर काफ़ी कंपन होगा और पेट कम होने लगेगा।
अगला आसन है हमारा अर्ध हलासन। अर्ध हलासन में हम लोगों को अपने पैरों को ऊपर ले जाना है और 90 डिग्री तक पूरा करना है। देखिए, सांस भरते हुए पैर एकदम हमारे सीधे रहें, घुटने मुड़ने नहीं चाहिए। ये देखिए, एकदम स्ट्रेट। कुछ देर इसमें रुककर फिर वापस। प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करेंगे, आपके पैरों की मसल्स मजबूत होगी और पेट आपका कम होगा। ये देखिए, इस तरीके से आपको करना है। अगला आसन आता है हमारा महत्वपूर्ण आसन है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने से आपके पैर मजबूत रहते हैं, आपकी बॉडी एकदम मजबूत बन जाती है और जो वायु होती है, गैस होती है, वो सभी निकल जाती है। ये देखिए, सबसे पहले हम दाएं पैर को मोड़ेंगे। दाएं पैर को मोड़कर हाथों से घुटने को लॉक कर लेंगे और श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे और अपनी थोड़ी को या नाक को घुटने तक स्पर्श करेंगे। देखिए किस तरह से हम करते हैं, फिर आपको भी करना है। कुछ देर इस अवस्था में रुककर वापस दूसरे पैर से भी करते हैं, सांस को छोड़ते हुए, क्योंकि सांस आप भरेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। सांस को छोड़ते हुए हम लोगों को ये करना है। देखिए, ये सभी पेट के बल, पीठ के बल करने के बाद, सभी आसन करने के बाद आपको एक महत्वपूर्ण आसन और करने को मिलता है, उसका नाम है शवासन। शवासन को आपको करना बहुत ही अनिवार्य है। सभी आसनों को करने के बाद बॉडी हमारी थक जाती है, उसको फिर से ऊर्जान्वित करने के लिए, एनर्जी भरने के लिए शवासन बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको अपने शरीर को एकदम से निष्क्रिय छोड़ देना है। शवासन का मतलब ये सब मृत मतलब मरा हुआ व्यक्ति के समान अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करनी है, सिर्फ सांसों के क्रम को समझना है। सांस भरते हुए आँख बंद करते हुए हथेलियाँ याद रहें आकाश की ओर खुली रहें। कुछ देर रुकने के बाद फिर दाएं पैर को मोड़ेंगे, बाईं ओर को करवट लेंगे और उठ जाए। इस प्रकार से हम लोगों ने ये आसन किए। खड़े होने वाले, बैठने वाले और पेट के बल करने वाले, पीठ के बल करने वाले सभी आसनों का हम लोगों ने अच्छे से अभ्यास किया। अगला अब हम लोगों का महत्वपूर्ण अब रहते हैं कुछ प्राणायाम, क्योंकि हम लोगों ने अभी अपने बाहरी शरीर को मजबूत बनाया है आसनों के द्वारा। अब हम लोगों को चाहिए कि अपने इंटरनल पार्ट्स को भी, किडनी है, फेफड़े है, हृदय है, सबको स्वस्थ बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्राणायाम भी करने हैं। महत्वपूर्ण प्राणायाम करने के लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्राणायाम आता है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम के पहले हम आपको एक और क्रिया बताना चाहेंगे जिसका नाम है कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसको हम लोग प्राणायाम में कह तो देते हैं, लेकिन ये प्राणायाम में ना होकर यह एक शुद्ध क्रिया है, लेकिन ये बहुत ही लाभकारी है, आकर्षक है और अद्भुत फायदे हैं इसके। कपालभाति प्राणायाम में हम आपको बताते हैं किस प्रकार से ये की जाएगी। कपालभाति क्रिया आपको कोई भी एक मुद्रा लगा लेनी है। वायु मुद्रा सबसे अच्छी रहती है। ये शरीर में कहीं भी दर्द हो उसके लिए ये काफ़ी प्रभावी है। और हम जो बैठे हुए हैं इस समय, ये अवस्था कहलाती है पद्मासन। इसको कहते हैं पद्यासन, पद्मासन। इस अवस्था में आसानी से बैठकर हम काफ़ी देर तक, इसको सिद्धासन भी कहते हैं, काफ़ी देर तक इस अवस्था में आसानी से बैठा जा सकता है। और जैसे अगर इस तरह से बैठ जाएं तो इसको कहते हैं सुखासन। जब हम भोजन करते हैं तो अधिकतर इसी अवस्था में करते हैं, और चाहें तो पद्मासन भी लगाकर बैठ सकते हैं।
बात करते हैं कपालभाति शुद्ध क्रिया की। तो कपालभाति शुद्ध क्रिया में आपको करना क्या है, श्वास को बाहर की ओर छोड़ना है, पेट हमारा अंदर जाएगा, नाभि अंदर जाएगी, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं हम। ये देखिए पेट हमारा अंदर की ओर जा रहा है। इससे क्या है कि जब पेट अंदर की ओर जाएगा तो हमारे पेट में धीमे धीमे जो वाइब्रेशन हो रहा है उससे पेट आपका सॉफ्ट होने लगेगा। सॉफ्ट होने लगेगा, अंदर की अनेकों बीमारियां खत्म होने लगेंगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, चेहरे पर आभा आने लगेगी, चेहरे पर चमक आने लगेगी। अगर आप प्रतिदिन इसका 10 से 15 मिनट अभ्यास करते हैं तो आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज होगा। कपालभाति के अनगिनत फायदे, हमारे पूरे इंटरनल पार्ट को दुरुस्त रखता है और बहुत ही अच्छी क्रिया है। बस आपको इसकी क्रिया विधि समझ लेनी है एक बार कि आपको जैसे आप नाक छिनकते हैं तो उस प्रकार से श्वास को थोड़ा झटके के साथ बाहर छोड़ना। श्वास भरना तो है ही नहीं, आपको श्वास सिर्फ छोड़ना है, ऑटोमेटिक भर जाएगी श्वास। तो और नाभि अंदर जाएगी, 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाना है सामान्य अवस्था में। और चाहें तो और जो वृद्ध लोग हैं वो लोग धीमे धीमे करते हुए इसको आसानी से कर सकते हैं। और जो स्वस्थ युवा हैं वो 1 सेकंड में एक स्ट्रोक लगाएंगे और जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। चलिए अगले आसन की ओर हम लोग प्राणायाम की ओर बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे अनुलोम विलोम प्राणायाम की। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये मानिए कि ये इस पृथ्वी पर संजीवनी का काम कर रहा है। इतना अच्छा प्राणायाम है, इसको आप करने से अनेकों फायदे हैं। पहले हम आपको इसकी क्रिया विधि समझाते हैं कि आपको करना किस प्रकार से है। इसको कोई भी एक मुद्रा ये लगा लीजिए, आप वायु मुद्रा है जैसे, कोई भी एक जो आपकी वायु मुद्रा है इसको लगाने के बाद आपको दाईं नासिका को बंद करके प्राण वायु को बाईं नासिका से ऊपर खींचना है। आपको श्वास को गहरा लंबा खींचना है और थोड़ी देर रुकने के बाद आपको दाएं नासिका से उंगली हटाकर बाएं नासिका को बंद करना है और दाएं से प्राण वायु को यानी कि वायु को छोड़ देना है। इसको पुनः समझिए कि दाएं नासिका को बंद करेंगे तो बाएं से प्राण वायु को भरेंगे और जब बाएं से प्राण वायु को बाएं नासिका को बंद करेंगे तो दाएं से प्राण वायु को भरेंगे। देखिए किस प्रकार से हम करते हैं। इस प्रकार से जब दाएं से श्वास नासिका को बंद करके बाएं से प्राणवायु को भर रहे हैं, कुछ देर रोक रहे हैं, तो इसमें इन क्रियाओं को कुछ नाम रखा गया है। जब हम श्वास को गहरा लंबा भरते हैं तो योग में इस क्रिया को कहते हैं पूरक क्रिया, और जब श्वास को अंदर रोक लेते हैं तो इसको कहते हैं कुंभक क्रिया, और यथा संभव रोकने के बाद जब श्वास को वापस बाहर छोड़ते हैं तो इसको कहते हैं रेचक क्रिया। कौन सी 3 क्रियाएं हो गई? पूरक क्रिया, कुंभक क्रिया और रेचक क्रिया। ये 3 प्रकार की क्रियाएं हो गई। जब श्वास को हम भरते हैं तो पूरक, और श्वास को जब हम रोक लेते हैं अंदर अपने तो कुंभक, और जब श्वास को बाहर छोड़ देते हैं तो कहते हैं उसको रेचक। ये तीनों महत्वपूर्ण नाम हैं, इनको आप लोग याद रखिएगा। और आपको प्रतिदिन इसका अभ्यास करना है 10 से 15 मिनट। प्रतिदिन आप इसका अभ्यास करेंगे तो कोई भी आपको डिप्रेशन नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, आपकी स्थिति एकदम सामान्य रहेगी। और साथ ही इस प्राणायाम को करने से, आसन तो हम लोग कर चुके हैं सभी, इस प्राणायाम को करने से आपके शरीर में जितनी भी नाड़ियाँ हैं उनको एकदम से स्वच्छ हो जाती हैं। ये कह सकते हैं रक्त का संचार अच्छा चलता है, चेहरे पर चमक आ जाती है। कपालभाति करने से, ये करने से आपको एक पूरा पैकेज हो जाता है शरीर में, सभी अंदर का आपका पूरा सिस्टम जो है इंटरनल वो बहुत ही तंदुरुस्त दुरुस्त हो जाता है। कई बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है। आपके अंदर कई हजारों करोड़ों लाखों नाड़ियाँ हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए ये अनुलोम विलोम उनका शुद्धता करता है। इस तरह से हमको प्रतिदिन, और एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहेंगे कि आपको दाएं हाथ से ही करना है, इसको बाएं हाथ से नहीं करना है, इससे आपको बचना है।
जिस किसी भी व्यक्ति को साइनस की समस्या है, साइनस मतलब जिसकी नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, साइनस की जिसको समस्या है वही सिर्फ बाएं हाथ से करेगा, वो व्यक्ति फिर दाएं हाथ से नहीं करेगा। और जो लोग सामान्य हैं, जिनको ऐसी कोई समस्या नहीं है, उनको कौन सी करना है, दाएं हाथ से। तो ये महत्वपूर्ण प्राणायाम आपने समझा, इसको प्रतिदिन कीजिए और इसके फायदे लीजिए। अगला अब आपका प्राणायाम आता है जिसका नाम है, क्या नाम बताया गया है, शीतली प्राणायाम। क्या है, शीतली प्राणायाम। ये प्राणायाम आपको सिर्फ गर्मियों के समय में ही किया जाता है, शरीर में शीतलता लाने के लिए, ठंडक लाने के लिए। हम आपको करके दिखाते हैं किस प्रकार से। इसमें हम अपनी जीभ को नाली नुमा बनाकर सांस को अंदर गहरा भरती है, यथास्थित संभव रोकने के बाद उसको बाहर छोड़ देते हैं। देखिए किस प्रकार से जीभ को हम लोग नाली नुमा बना के सांस को खींचेंगे। फिर से एक बार देखिए, जीभ को नाली नुमा बना के सांस को अंदर खींचना है शरीर में ठंडक के लिए। जैसे हम लोग कोई आइसक्रीम को अंदर की ओर खींच रहे हो, किसी चीज़ को चूस रहे हो, उसी तरह से हमको सांस को अंदर की ओर खींचना है। शरीर की ठंडक के लिए है, खासतौर पर गर्मियों में ही इस प्राणायाम को हम लोग करते हैं। एक शीतकारी भी होता है, इस लिस्ट में उसका वर्णन नहीं किया गया, लेकिन आपको बताए देते हैं। शीतली शीतकारी अधिकतर एक साथ ही चलता है। शीतली आपने देखा, जीभ को नाली नुमा बनाकर सांस को खींचेंगे, और शीतकारी में दांतों को बंद करके अंदर की ओर सांस खींचेंगे। देखिए किस तरह से, जैसे हम लोगों को कभी बहुत तेज़ मिर्चा लग जाती है, ठीक उसी तरह से हम लोग सी की आवाज़ करते हैं। इसी तरह से आपको करना है अंदर शरीर की ठंडक के लिए, शीतलता के लिए। अगला आपका प्राणायाम आता है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में आपकी 2 उंगलियां, जो तर्जनी उंगलियां हैं, इनको माथे पर रखना है। मध्यमा, नामिका और कनिष्ठिका, इन 3 उंगलियों को आंखों बंद करके, और अपनी जो अंगूठा है, अंगुष्ठ है, इसको कान के छिद्र बंद करके कम से कम प्रतिदिन आपको 3 से 5 बार ओम का नाद करना है। देखिए हम आपको करके दिखाते हैं, इस प्रकार से आपको करना है। ये क्रिया आपको प्रतिदिन 3 से 5 बार करना है। ओम और उच्चारण में और नाद में हम आपको अंतर स्पष्ट कर दें कि जब हम बोलें ओ, इसको कहते हैं उच्चारण। और जब हम करें इसको कहते हैं नाद, यानी कि भौरे का गुंजन। ये आपको प्रतिदिन करना है। और आखिरी में अब आपका एक और जो महत्वपूर्ण प्राणायाम कह लीजिए, उसको हम लोग अधिकतर कहते हैं मेडिटेशन। शरीर में किसी प्रकार की चिंतागिरी, उलझन है, परेशान है, मेडिटेशन कुछ देर कीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मेडिटेशन करना आपको किस प्रकार से हम आपको बताते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए आप सहज अवस्था में बैठ जाएं, किसी भी मुद्रा को लगाकर, और आँख को बंद करके अपने भौं के बीच में, दोनों भौं के बीच में इस केंद्र पर ध्यान को फोकस करना है, और सांसों की गति पर नियंत्रण करना है, इस पर गौर करना है। एकदम शांत माहौल में प्रतिदिन आपको 5 से 10 मिनट तो मेडिटेशन करना ही चाहिए। दिन भर की तमाम उलझनों, थकावट के बाद ये करने से काफ़ी रिलीफ मिलेगा और हम लोग तरोताज़गी महसूस करते हैं। इस प्रकार से आज हमारे ये सभी योग दिवस के दिन जो विशेष प्रोटोकॉल बताया गया है, ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग
दिवस के दिन सामान्य योग अभ्यास प्रोटोकॉल भारत सरकार की तरफ से ये पुस्तिका उपलब्ध कराई गई कि आप लोगों को कौन कौन से आसन प्राणायामों को आज के दिन विशेष बताना है। प्रतिदिन तो हम बहुत से आसन प्राणायाम और भी कराते हैं। अगर आप लोग और भी आसन प्राणायाम हमारे साथ करना चाहते हैं तो जय बुंदेला एजुकेशन ग्रुप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रतिदिन इस पर योग की कक्षाएं चलती हैं जिसमें आप लोग जुड़कर अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं और योग की जो अनेक विधाएं हैं उनको सीख सकते हैं। आखिरी में अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि सभी लोग योग को अपनाएं जिससे हम सभी लोग स्वस्थ रहें। पहला तो हमारा सुख ही है निरोगी काया। जब निरोगी काया होगी तभी हम और भी कोई भौतिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप लोग योग को अपनाएं और इसका जन जन तक प्रचार प्रसार करें। हम भी अपने स्तर से और हमारी संस्था भी अपने स्तर से योग को जन जन तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। कई विशेष पाठ्यक्रम भी चलाए गए हैं और आज एक आपको और जानकारी देना चाहते हैं कि योग से हम लोग स्वस्थ तो हो ही रहे हैं, साथ में रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय विद्यालयों में, आयुष विभाग में अनेक राज्य सरकारों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा योग के टीचर लगाए जाने लगे हैं। जिन लोगों ने योग में डिप्लोमा कोर्स कर रखा है, डिग्री कोर्स कर रखा है, उनकी न्यूनतम जो योग्यता बताई गई है वो 1 वर्ष का डिप्लोमा कम से कम होना चाहिए। तो जिन लोगों ने 1 वर्ष का डिप्लोमा कर लिया है उनके लिए आगामी भविष्य बहुत ही सुनहरा होने वाला है। बहुत ही जल्द वैकेंसी आएंगी रोगों से लड़ने के लिए। आपको सरकारी स्कूलों में बच्चों को योग सिखाने के लिए शिक्षा नीति में भी योग को शामिल किया जा चुका है। तो इस प्रकार से हम इसके द्वारा रोजगार भी मुहैया कर सकते हैं, अपना प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। अंत में यही है कि सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, निरंतर योग को अपनाएं और एक बार सभी लोग करेंगे ओम।